शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी की शुरुआत की थी हमने। इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में दो पोर्शंस हमें देखना है, एग्रीकल्चर एंड माइंस एंड मिनरल्स। हमने लास्ट टाइम एग्रीकल्चर की शुरुआत कर दी थी, राइट। एग्रीकल्चर के ये सारे फैक्टर्स को हमें वन बाय वन स्टडी करना है। क्रॉप से रिलेटेड, लैंड के इश्यूज, वाटर यानी इरिगेशन का पार्ट, न्यूट्रिशन यानी सॉइल में जो न्यूट्रिशंस मिलती है वो, मेकेनाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन सर्विसेज टू द एग्रीकल्चर, फाइनेंस टू द फार्मर्स, मार्केटिंग फैसिलिटीज। ये सारे फैक्टर्स एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए सारे फैक्टर्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्रॉप की शुरुआत कर दी थी और सारे मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया के बारे में हमने जाना। सारे क्रॉप किस कंडीशन में पैदा होते हैं, उन्हें कौन कौन सी टाइप्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या रेनफॉल, क्या टेम्परेचर, राइट, उन क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो। जैसे कि राइस के बारे में देखा था, व्हीट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, पल्सीज, मिलेट्स और ऑयल सीड्स, राइट, क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनके और उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। इसके साथ हमने देखा था कि कॉटन किस तरीके से ये फ्रगाइल क्रॉप फार्मर्स में सुसाइड का कारण बन रहा है। उसके साथ शुगर केन जो कॉटन से कंपैरेटिवली ज्यादा रिलायबल कैश क्रॉप है, राइट। हमने देखा था कि किस तरह कॉटन जो है नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया में उसका शिफ्ट हुआ था। टी, उसके बारे में हमने देखा। जूट जो आज आउटडेटेड या उस कम इंपॉर्टेंस हो गया है। उसके बाद स्पाइसेस, इन सभी क्रॉप्स की नेचुरल कंडीशंस और इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में हमने देखा था। उसी क्रॉप के पोर्शन में मैं एक और चीज समझाना चाहती हूँ, वो है सीड्स। कोई भी क्रॉप में अगर हमें जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, राइट, गवर्नमेंट को चाहिए कि हर एक क्रॉप में, सिर्फ व्हीट या शुगर केन में, लेकिन हर एक क्रॉप्स में उनकी प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड के हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी से मैच करे। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसके लिए जो भी क्रॉप है उसका प्रोडक्टिव या उसका क्वालिटेटिव सीड का होना, राइट। कितना भी फर्टिलाइजर हो जाए, कितने भी पेस्टिसाइड दे दूं मैं सॉइल में, कितनी इरिगेशन हो जाए, लेकिन वो सीड अगर बेकार है तो वो क्रॉप कभी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। इसीलिए प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्वालिटेटिव सीड और इसीलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था सीड मिशन। 12th फाइव प्लान में सीड मिशन का इंट्रोड्यूशन हुआ, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो इसे हैंडल करती है। जो 45 मेजर क्रॉप्स है इंडिया के, उन सभी के लिए ये सीड मिशन लागू किया गया। इस मिशन के तहत जो मेन ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का, वो था सीड रिप्लेसमेंट रेशियो को बढ़ाना। सीड रिप्लेसमेंट रेशियो का मीनिंग क्या है? किसी भी, सपोज हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर लैंड है टोटल, या हमारे कह सकते हैं टोटल नेट सोन एरिया, उसमें से कितना पोर्शन सर्टिफाइड या कॉमर्शियल क्वालिटेटिव सीड यूज होता है कंपेरेटिवली फार्म सेव्ड सीड्स, यानी कि जो फार्मर एक क्रॉप लेने के बाद जो सेव करते हैं, राइट, उसे फार्म सेव्ड सीड्स कहते हैं। तो हमें सीड रिप्लेसमेंट रेशियो बढ़ाना है। उसका मतलब यह है कि हमें हमारे फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा कॉमर्शियली क्वालिटेटिव सर्टिफाइड सीड्स का जो है यूज ज्यादा करें। इस तरह से अगर यूज ज्यादा होगा तो हमें कहेंगे कि सीड रिप्लेसमेंट रेशियो जो है वो बढ़ाए। तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव सीड मिशन का यह है कि हमें हमारा सीड रिप्लेसमेंट रेशियो बढ़ाना है, यानी कॉमर्शियल क्वालिटेटिव जो भी हमारे सीड्स है उसकी क्वालिटी बढ़ानी है। उसके साथ जो फार्मर के पास उनके फार्म सेव्ड सीड्स हैं उनकी क्वालिटी भी हमें अपग्रेड करनी है, राइट। उसके साथ हमें जो भी सर्टिफाइड सीड्स है वो अगर फार्मर तभी यूज कर पाएंगे जब उनका भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो पहले तो इन सर्टिफाइड सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। वो प्रोडक्शन करने वाली जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनमें भी अपग्रेडेशन किया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन सर्टिफाइड सीड्स का जो है यूज कर सके। उसके साथ गवर्नमेंट ने सीड बिल इन 2004 में इंट्रोड्यूस किया था। ये बिल आज भी पेंडिंग है, लेकिन ये बिल एक्चुअली हमारा एक आउटडेटेड सीड एक्ट ऑफ 1966 है उसे रिप्लेस करना चाहता है। इस बिल के तहत गवर्नमेंट ये सारे जो सीड का प्रोडक्शन, उनका रेगुलेशन, उसकी सेलिंग, उन सबको ये रेगुलेट करना चाहती है, राइट। इस बिल के एक्ट बन जाने के बाद सारे क्रॉप्स के सीड्स जो है जो इस एक्ट के अंडर आ जाएंगे और इसकी वजह से सारे क्रॉप्स के सीड को गवर्नमेंट के एजेंसी के पास उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, राइट। और रजिस्ट्रेशन तब हो पाएगा कि वो सीड्स मिनिमम पैरामीटर्स जो गवर्नमेंट ने तय किए होंगे वो उसे मीट करने पड़ेंगे। उसके साथ जो ट्रांसजेनिक या बायोटेक्नोलॉजी से जो डेवलप किए जाते हैं हाइब्रिड वेराइटीज, उन सभी वेराइटीज को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन तब होगा जब वो सारे इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस यानी सारे फील्ड ट्रायल्स, राइट, वो प्रूवन हो चुका होगा कि ये सेफ है यूजेज के लिए। उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्टर्ड किए गए वैरायटी अगर अपने क्लेम किए गए जो भी उसकी
क्वालिटीज है, अगर वो पूरी नहीं कर पाई गई तो फार्मर्स को उन प्रोड्यूसर या उन डीलर की तरफ से कंपनसेशन भी दिया जाएगा, राइट। यानी कि कोई ट्रांसजेनिक क्रॉप अगर ये क्लेम करता है कि डिसीज रेजिस्टेंट है, ये ज्यादा न्यूट्रिशियस है, राइट, ये ज्यादा सेल्फ लाइफ फ्रूट को देता है, तो ये सारे क्लेम अगर कोई सीड अगर वो फुलफिल नहीं कर पाया तो उससे उसकी वजह से उसके अगेंस्ट में फार्मर्स को कंपनसेशन भी दिया जाएगा। और उसके लिए गवर्नमेंट कंपनसेशन कमेटी की भी रचना करी ताकि इस तरीके के डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। तो ये थी सारी सीड से रिलेटेड बातें, मेजर क्रॉप्स और सीड्स। अब हमें जो नेक्स्ट फैक्टर देखना है वो है लैंड के रिलेटेड इंडिया में जो भी इश्यूज है। इंडिया का सबसे पहले तो नेट सोन एरिया अराउंड 141 मिलियन हेक्टेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा है। हमें देखा था कि चाइना में अराउंड 80 मिलियन हेक्टेयर में भी हाईएस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। हमें इतनी ज्यादा नेट सोन एरिया की जरूरत नहीं, उसे हम कम कर सकते हैं। ऐसी सरप्लस लैंड को हम अर्बनाइजेशन में, फॉरेस्ट में और पेस्टल लैंड बनाने में यूज करना चाहिए। और जो सिर्फ सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है उसी को हमें एग्रीकल्चर में लाना है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। उसी इतने से लैंड से सपोज 80 to 90 मिलियन हेक्टेयर से भी हम हाईएस्ट प्रोडक्शन पैदा कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे लैंड पे पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ही ज्यादा रहता है। पर कैपिटा अवेबिलिटी यानी पर पर्सन अवेबिलिटी ऑफ लैंड अराउंड 0.32 हेक्टेयर है। वर्ल्ड की एवरेज देखी जाए तो 2 हेक्टेयर, राइट। हम देख सकते हैं इससे कि हमारे लैंड की जो प्रेशर है लैंड पे वो कितना ज्यादा है। और एवरेज ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग यानी एवरेज फार्म की साइज उससे भी बहुत ही कम है, 1.23 हेक्टेयर। वर्ल्ड की एवरेज अराउंड 4 हेक्टेयर है, राइट। तो ये भी हम देख सकते हैं हमारे फार्म की साइजेस वर्ल्ड की एवरेज की कंपैरिजन में कितनी छोटी है। हमारे आज के जो भी लैंड के इश्यूज हैं उसमें 2 फैक्टर काम करते हैं, एक है हमारी सोशल सिस्टम और दूसरी ब्रिटिश पॉलिसीज। सोशल सिस्टम इसीलिए क्योंकि आज जो भी हमारे लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो चुका है, यानी कि साइजेस जो इतनी कम हो गई है, उसमें रिस्पॉन्सिबल है हमारा इनहेरिटेंस सिस्टम। यानी कि फादर के पास जितनी लैंड होती है उसके पास उसके जितने सन होते हैं, मरने के बाद वो लैंड 3 या 4 जितने भी सन उसमें डिवाइड हो जाती है। और ऐसे जनरेशन से जनरेशन वो लैंड पास होती रहती है और लैंड की साइज अल्टीमेटली छोटी से छोटी होती जाती है, राइट। तो ये हमारा सोशल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है हमारी फार्म होल्डिंग का इतना छोटा होने के लिए। सेकेंड, ब्रिटिश पॉलिसीज। ब्रिटिश पॉलिसी के बारे में डिटेल में देखेंगे किस तरह ब्रिटिश पॉलिसी ने हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को खोखला कर दिया। इससे पहले हम थोड़े आगे रिवाइंड करके देखते हैं ब्रिटिश सिस्टम से पहले हमारे यहाँ क्या सिस्टम थी। हमारी जो एंशिएंट रेंट रेवेन्यू सिस्टम थी, ये सिस्टम बहुत ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में चलती थी। यानी हमारे जो भी राजा थे वो एग्रीकल्चर सिस्टम में कोई इंटरफेयर नहीं करते थे और ना ही फार्मर्स का उसमें एक्सप्लोटेशन होता था। अकबर की जो मनसबदारी सिस्टम थी, जो उसके मिनिस्टर टोडरमल ने बनाई थी, वो आज तक की हमारी इंसेंट हिस्ट्री में सबसे बेस्ट लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी। इस सिस्टम के तहत अकबर ने पूरी इसके इंडिया की या उसके अंदर जितनी भी लैंड थी उसके उसे अलग अलग क्लासिफिकेशन किया, राइट। वो लैंड की फर्टिलिटी कितनी है, उसकी 10 साल की हिस्ट्री देखी गई कि उसमें कौन कौन से क्रॉप्स उगाए गए और उनका प्रोडक्शन कितना है। उसके हिसाब से उसने अलग अलग लैंड की अलग अलग क्लासिफिकेशन की और उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से वहां पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट की जाती थी। ज्यादातर ये लैंड रेवेन्यू अराउंड 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे वो लोग, और ज्यादातर ये करेंसी में कलेक्ट की जाती थी। अगर कोई फार्मर अनेबल है तभी उसकी 1/6 प्रोड्यूस लेकर मार्केट में बेचकर फिर उसकी रेवेन्यू कलेक्ट की जाती थी। ये पूरी सिस्टम बहुत ही अच्छे से वर्क करती थी, उसमें कोई एक्सप्लोटेशन नहीं था फार्मर्स का। ये इवन तगलक तक कंटिन्यू रही। लेकिन जब ब्रिटिश आए उन्होंने हमारी ये पूरी सिस्टम को डिसमेंटल कर दिया। सबसे पहले ब्रिटिश ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने सारी एग्रीकल्चर लैंड की नेशनलाइजेशन कर दी। यानी अब सभी एग्रीकल्चर लैंड की मालिक हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नॉट द फार्मर्स। उसके बाद उन फार्मर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किए इंटरमीडिएट्स, यानी जमींदार, महालवार्स, राइट, जोतेदार। ये लोग की बोली लगती, ऑक्शन होता था, राइट, कि जो ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की बोली लगाएगा उस जमींदार को वहां पे रेवेन्यू कलेक्शन करने का हक दिया जाता था। पहले ब्रिटिशर्स ने वहां पे बहुत ही ज्यादा लैंड रेवेन्यू की परसेंटेजेस रखी थी, राइट, मोर देन 50%। ऊपर से ये जमींदार, ये जोतेदार, इंटरमीडिएट्स, ये अपने कमीशन निकालने के लिए और भी ज्यादा रेवेन्यू इन फार्मर्स के पास कलेक्ट करते थे। और ऐसा होता था कि मोर देन 50% ऑफ प्रोड्यूस इन इंटरमीडिएट्स के पास चला जाता था। उसके साथ साथ ये रेवेन्यू सिस्टम का जो लॉ था वो सनसेट लॉ कहते हैं, यानी कि एक फिक्स रिजिड पीरियड में ही वो रेवेन्यू वहां पे उसको सबमिट करना है। अगर उस
रेवेन्यू को सबमिट करने में जरा सी भी देर हो गई, यानी सनसेट हो गया, यानी वो पूरा टाइम अगर खत्म हो गया, थोड़ी सी भी देरी हो गई तो उसकी लैंड है वो जब्त कर ली जाती थी। सोचिए, इसकी वजह से ये होता था कि फार्मर को अपनी जमीन बचाने के लिए मनी लैंडर्स के पास भी जाना पड़ता था, राइट। कई बार ऐसा होता था कि रेनफॉल फेलियर हो गया, डिसीज की वजह से भी पूरा क्रॉप फेलियर हो जाता था, लेकिन ब्रिटिश के टाइम में रेयरली उनकी रेवेन्यू माफ की जाती थी, राइट। इसीलिए फार्मर्स को अपनी जमीन बचाने के लिए रेवेन्यू चुकाना पड़ता था और इसलिए वो मनी लैंडर्स के पास जाते, और मनी लैंडर्स उनकी इलिटरेसी का फायदा उठाते थे, रॉन्ग और फॉल्टी अकाउंट्स, राइट, गलत तरीके से इंटरेस्ट रेट ऐसा लगाने की वजह से जनरेशंस तक ये फार्मर की जो फैमिली है वो इन मनी लैंडर्स के पास गिरवी हो जाती थी, और इसकी वजह से बॉन्डेड लेबर के इश्यू, पॉवर्टी का इश्यू और बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन फार्मर्स का होने लगा, राइट। इसकी वजह से जब भी रेनफॉल फेलियर होगा, ड्रॉट होगा, तब फेमाइन, हंगर, माल न्यूट्रिशन सारे इश्यूज आएंगे। देखिए, हमारी पूरी जो एग्रीकल्चर सिस्टम थी इस तरह से ब्रिटिशर्स ने खोखली कर दी, राइट। इतनी हद तक हमारे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो गया। इसको सुधारने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे कुमारप्पा कमेटी बिठाई गई और उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय किए ताकि हमारी इस पूरी एग्रीकल्चर सिस्टम जो वो पूरे अंदर से खोखली हो चुकी उसे कैसे सुधारा जाए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें ये इंटरमीडिएरीज जो जमींदार है, जोतेदार, मालवार्स, उनको पहले हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम से हटाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर जो भी करा, यानी जो फार्मर है जो जहां पे एग्रीकल्चर करे उसी की जमीन वो होनी चाहिए, उनको लैंड के ओनरशिप के हक मिलने चाहिए। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव टेनेंसी रिफॉर्म्स। टेनेंसी यानी कि जो टेनेंट यानी जो लैंडलेस लेबर जो जमींदार की जमीन पर खेती करता है, लैंडलॉर्ड्स उसे अपनी मर्जी के मुजब कभी भी उसको निकाल सकता है। तो ऐसे टेनेंट्स, ऐसे लैंडलेस लेबर को एक सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि वो कभी भी वहां से उसके निकल जाने का उसका डर ना रहे। उसके साथ लैंड कंसोलिडेशन, यानी जो इतना ज्यादा लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो चुका है उससे हम लैंड कुछ ऐसे प्रोसेस से लैंड कंसोलिडेट करें ताकि लैंड की यानी फार्म होल्डिंग की साइज बढ़ पाए। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये आज तक हमारे जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो जो राजा के टाइम में, ब्रिटिश टाइम में कोई अच्छे से लैंड रिकॉर्ड्स है उनका डेटाबेस हुआ नहीं था, और इसलिए किसकी लैंड है, ओनरशिप क्या है, कौन कितने टाइम पर वहां पे एज ए लैंडलेस लेबर वर्क कर रहा है, इसके कोई प्रूफ नहीं थे। तो इस सारे ऑब्जेक्टिव के साथ हमारे लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। लैंड रिफॉर्म्स का फर्स्ट एजेंडा था एबोलिशन ऑफ जमींदारी, लेकिन लैंड स्टेट सब्जेक्ट है और इसके लिए सारे स्टेट्स की विधानसभाओं में जमींदारी हटाने के लिए अलग अलग कायदे बनाने पड़े, राइट। लेकिन ये हुआ कि उस टाइम पे आफ्टर इंडिपेंडेंस जब ये विधानसभाओं में कायदा लाने की बात हुई, अलग अलग राज्यों की विधानसभा में ऑलरेडी इन लैंडलॉर्ड्स का दबदबा था, राइट। वो ऑलरेडी वहां पे विधानसभा में मेंबर थे, इन्फ्लुएंशियल थे, इसलिए जब भी ये लैंड रिफॉर्म्स के कायदे या जमींदारी हटाने के कायदे वहां पे इंट्रोड्यूस हुए, उन्होंने अलग अलग तरीके से इन कायदों को रोकने की जो है प्रोसेस स्टार्ट कर दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वहां पे स्टे लाने की कोशिश की, पॉलिटिकल एजिटेशन किया, और फिर ऐसा हुआ कि वो लोग ने कायदा ही इतना वीक बना दिया, उसमें लूपहोल्स इतने डाल दिए कि जो रिजल्टेंट एक्ट है वो काफी वीक था उसके, और उन लूपहोल को फायदा उठा के इन लैंडलॉर्ड्स ने लोकल लेवल पे भी करप्शन है, लोकल लेवल पे जो लैंड के ऑफिशियल्स होते हैं उनको ब्राइब देकर उनकी जो भी जमीन थी वो उन्होंने बचा के रखी, राइट। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि ये लैंड रिफॉर्म्स जो हमें जमींदारी हटाने की चीज थी उसे बहुत ही पार्शियली हमें सक्सेस मिली, क्योंकि काफी सारे लैंड में लूपहोल्स थे, उनका फायदा ये जमींदार उठाते गए। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो ईस्टर्न इंडिया में आज भी इनफॉर्मल वे में जमींदारी एग्जिस्ट करती है। लैंड रिफॉर्म्स का दूसरा एजेंडा टेनेंसी रिफॉर्म्स, यानी कि जो टेनेंट्स है, लैंडलेस लेबर है, उन्हें हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले जो लैंड रेंट था मोर देन 50% था, उसे कम करके हमने 10 to 15% कर दिया, कुछ स्टेट में तो अराउंड 8% भी कर दिया गया। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, हमने कुछ लैंड के यानी जमींदार और टेनेंट्स के साथ लीज या एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करवाए ताकि उतने साल तक वो जमींदार टेनेंट्स को निकाल नहीं पाता, राइट, उससे वो सिक्योरिटी मिल जाती। लेकिन इन सभी चीजों में भी लिमिटेशन थी, राइट, क्योंकि हमारे पास लैंड रिकॉर्ड्स नहीं थे। लैंड रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से किसकी लैंड क्या ओनरशिप है, वो लैंडलेस लेबर कितने टाइम से वहां पे काम कर रहा है, उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। प्लस ये जो टेनेंट्स होते हैं इलिटरेट एंड पुअर होते हैं, तो अगर इसी चीज का, ये लॉ टेनेंसी रिफॉर्म का भी अगर वायोलेशन होता है तो वो जमींदार के अगेंस्ट जाके लीगल फाइट नहीं दे सकते, राइट। तो इसकी वजह से भी इसका ब्लैटेंटली और ओपनली उसका वायोलेशन हुआ। तीसरा एजेंडा लैंड सीलिंग, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा, जब भी इंट्रोड्यूस हुआ पॉलिटिकली उसमें काफी अपोजिशन हुआ था।
लैंड सीलिंग के तहत गवर्नमेंट ने ये तय किया कि किसी भी फार्मर है जिसके भी पास लैंड है उसकी उन्होंने एक अपर लिमिट तय की। अगर उससे ज्यादा किसी के पास लैंड है तो वो सरप्लस लैंड उसे गवर्नमेंट में सबमिट करनी पड़ेगी और फिर गवर्नमेंट वो सरप्लस लैंड को अलग अलग लैंडलेस लेबर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, राइट। लेकिन इसको भी इम्प्लीमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट था, राइट, क्योंकि जैसे ही सरकार ने अपर लिमिट तय की, सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास इस अपर लिमिट से ज्यादा लैंड थी उन्होंने बेनामी ट्रांजैक्शन कर दिया, यानी कि उनके पास जो भी रिलेटिव थे, ड्राइवर, नौकर, सबके नाम पे अलग अलग जगहों पे अपने लैंड के डिवीजन कर दिया ताकि वो अपर लिमिट से नीचे आ जाए। इवन उनके नीचे काम करने वाले लैंडलेस लेबर को भी अंगूठा लगवा दिया कि वो उस जमीन के मालिक है। असल में तो उसको पता भी नहीं था कि वो उस जमीन का मालिक हो गया, राइट। तो इस तरीके के बेनामी ट्रांजैक्शन, इवन कुछ ऐसे नामों पे लैंड कर दी गई जो आदमी दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता, राइट। तो इस तरीके के बेनामी फिक्टिशियस ट्रांसफर किए गए, राइट। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम पे भी मॉडर्नाइजेशन या लैंड रिकॉर्ड नहीं था, कंप्यूटराइजेशन नहीं था, ताकि अगर रिकॉर्ड होते तो उसमें ओनरशिप का प्रूफ या उसमें कोई चेकिंग हो पाती। लेकिन वो होने ना होने के वजह से ये लैंड सीलिंग का जो भी एजेंडा था ये भी उतना सक्सेसफुली काम नहीं करा। फोर्थ एजेंडा, लैंड कंसोलिडेशन। हमारे यहाँ लैंड उन्होंने बताया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। जितनी लैंड कम होगी प्रोडक्शन भी उतना कम होगा, राइट। उनके पास इतनी प्रॉफिटेबल इनकम नहीं आएगी और इतनी अगर इनकम ही कम होगी तो वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट भी कम कर पाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने दो चीजें इंट्रोड्यूस की गई। एक तो थे एक्सचेंज ऑफ लैंड्स, यानी कई बार होता है विलेज में कि किसी एक फार्मर के पास लैंड के अलग अलग पैचेस होते हैं जो अलग अलग जगह पे लोकेटेड होते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि किसी के पास इस तरह के अलग अलग जगह पे छोटे छोटे पैचेस हैं, वो उसके सराउंडिंग किसी फार्मर के साथ अपने लैंड की एक्सचेंज कर ले ताकि एक ही जगह पे उसका बड़ा एग्रीकल्चर का फार्म वहां पे बन जाए, राइट। ताकि क्या होगा कि अगर छोटे छोटे पैचेस में अलग अलग जगह पे वो फार्मिंग करेगा, हर एक जगह पे ट्यूबवेल लगाएगा, हर एक जगह पे इरिगेशन, तो ये डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। इससे अच्छा है कि वो अलग अलग फार्मर के साथ एक्सचेंज कर ले लैंड, ताकि एक बड़ी लैंड हो जाए और उसमें अच्छे से प्रोडक्शन भी बढ़े और उसमें मैकेनाइजेशन भी हो पाए। लेकिन ये होने के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, राइट, क्योंकि कोई ऐसा क्लेम करेगा कि तुम्हारी लैंड से मेरी लैंड ज्यादा फर्टाइल है, मैं क्यों एक्सचेंज करूं। तो ऐसे विलेजेस में ये चीज होने के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट का होना जरूरी है। दूसरी एक चीज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की वो थी कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्चुअली ओरिजिनेट हुई थी सोवियत यूनियन में, राइट, जब सोशलिस्ट रूल था वहां पे। और वहां पे एक्चुअली और जो इंडिया में उसका सक्सेस देखकर नेहरू ने कोऑपरेटिव फार्मिंग की जो पूरी प्रोसेस वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का ट्राई किया, लेकिन फिर उसका पॉलिटिकल काफी प्रोटेस्ट हुआ और कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो इम्प्लीमेंट करना भी काफी इम्प्रैक्टिकल या डिफिकल्ट होता है। उसकी वजह है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में ये होता है कि मोर देन वन फार्मर्स या ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिलके उनके पास जितनी भी लैंड है वो सारी इकट्ठी करके, मतलब एक साथ, फिर वो सभी एक साथ वहां पे फार्मिंग करते हैं, राइट। और सिर्फ लैंड का पुलिंग नहीं होता, उनके पास जो भी नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है, उनके पास जो भी एग्रीकल्चर के टूल्स है, उन सभी को वो इकट्ठा करते हैं और एक साथ वहां पे फार्मिंग करते हैं, राइट। ऐसी फार्मिंग को कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। लेकिन इस फार्मिंग में प्रॉब्लम क्या है कि जब इस तरीके की फार्मिंग करने के बाद जब शेयरिंग की बात आती है, राइट, जब प्रोड्यूस हो गया और शेयरिंग की बात आती है, तब काफी डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि वहां पे शेयरिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, राइट। क्योंकि जो भी फार्मर्स एक साथ मिले उन सभी की लैंड साइज तो सेम नहीं होगी, किसी की छोटी होगी, किसी की बड़ी होगी, किसी की ज्यादा फर्टाइल लैंड होगी, किसी की कम फर्टाइल होगी। तो जब शेयरिंग की बात आएगी तो कोई बोलेगा कि मेरी लैंड ज्यादा थी, मुझे शेयर ज्यादा मिलना चाहिए। कोई कहेगा लेकिन मेरी लैंड ज्यादा फर्टाइल थी। कोई कहेगा कि मैंने ज्यादा फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया है तो मुझे ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। कोई कहेगा कि मैंने ज्यादा इनपुट या ज्यादा टूल्स मेरे यूज हुए हैं। कोई कहेगा मेरे नॉलेज ज्यादा थी, मेरे एक्सपर्टाइज मैंने ज्यादा डाली तो मुझे ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स का मॉनिटाइजेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट, कि कितने क्या नॉलेज होने की वजह से या क्या टूल्स होने की वजह से किसको कितना ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। और इसीलिए कोऑपरेटिव फार्मिंग इंडिया में एक्चुअली टेक ऑफ ही नहीं कर पाई, राइट। सोवियत यूनियन में तो जो कोऑपरेटिव फार्मिंग थी उसमें तो ये था कि पूरी लैंड नेशनलाइज हो चुकी थी, गवर्नमेंट की हो चुकी थी और वहां पे सारे फार्मर्स को फोर्सफुली इस तरह कोऑपरेटिव फार्मिंग में जो है वो जोड़ा गया और जो भी प्रोड्यूस होती वो सारी प्रोड्यूस गवर्नमेंट ले जाती थी। तो इसीलिए वहां पे कुछ टाइम तक सक्सेसफुल हुई। वहां पे फिर सोवियत यूनियन में भी यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग अगेंस्ट प्रॉब्लम चालू हो गए और इंडिया में तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस तरह फोर्सफुली गवर्नमेंट कभी फार्मर से करवा नहीं सकती, राइट। तो जो वॉलेंटरी स्कीम थी उसमें भी इस तरह के डिस्प्यूट आने के चांसेस हमने देखे और इसीलिए कोऑपरेटिव फार्मिंग इंडिया में कभी टेक ऑफ ही नहीं हुई।
तो स्टेटस क्या हुआ इन सभी लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के बाद? स्टेटस या रिजल्ट ये हुआ कि सभी स्टेट में यूनिफॉर्म लेवल पे इसमें कोई सक्सेस नहीं मिली, राइट? कुछ ही स्टेट ऐसे थे जिनमें पार्शियल सक्सेस मिली, जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, और सदर्न स्टेट्स यानी कि स्पेशली केरला एंड तमिलनाडु। इन स्टेट में लैंड रिफॉर्म्स की ज्यादा या मैक्सिमम हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली अदर स्टेट, यहाँ पे कुछ ज्यादा बदलाव आए। स्पेशली पंजाब और हरियाणा में जो लैंड कंसोलिडेशन था वो भी अच्छे से वर्क हुआ और वहां पे लैंड होल्डिंग यानी फार्म की साइजेस वहां पे बड़ी हो गई, राइट? तो इस हिसाब से बहुत ही इनफॉर्मल या नॉट यूनिफॉर्म वे पे इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन और सक्सेस अच्छे से मिली नहीं, और ईस्टर्न इंडिया को सबसे लीस्ट वहां पे सक्सेस मिली। और वहां पे आज भी हमने कहा कि इनफॉर्मल वे पे जमींदारी सिस्टम आज भी वहां पे बहुत ज्यादा नंबर में लैंडलेस लेबरर्स हैं, मार्जिनल लेबर्स हैं जिनके पास लैंड की साइज बहुत ही कम है, राइट? तो हमने ये सारी चीज देखी कि लैंड में क्या क्या हुआ। पहले हमारी हिस्ट्री में एग्रीकल्चर की सिचुएशन कुछ अलग थी, उसके बाद ब्रिटिशर ने कुछ अलग सिस्टम बिठा दी और इसकी वजह से अलग अलग एग्रीकल्चर सिस्टम बनी, वेरिएशंस आ गए, राइट? क्योंकि लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी पूरी यूनिफॉर्म नहीं थी इंडिया में। कई जगह पे जमींदारी सिस्टम थी, कई जगह पे रोहितवारी सिस्टम थी, कई जगह पे महलवारी सिस्टम थी। तो वहां पे इस सिस्टम के तहत अलग अलग वेरिएशंस पैदा हुए। उसके बाद उस सिस्टम के ऊपर जब लैंड रिफॉर्म्स लगाए गए तो लैंड रिफॉर्म्स में भी अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके के हमें सक्सेस के लेवल मिले। तो इसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर में डाइवर्सिटी पैदा हो। डाइवर्सिटी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, इन द क्लाइमेट, but diversity in terms of agriculture status and even in the economical status of the farmers। यानी कुछ रीजन में ऐसा हुआ कि फार्म की साइजेस ज्यादा बड़ी थी, जैसे पंजाब, हरियाणा। कुछ रीजन में फार्म की साइजेस बहुत ही छोटी थी, जैसे ईस्टर्न इंडिया। कुछ रीजन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज्यादा था, कुछ में कम था। किसी रीजन में फार्मर जो थे ज्यादा इकोनॉमिकल वेल ऑफ थे और कई जगह पे ज्यादा लैंडलेस लेबरर्स की ज्यादा संख्या थी। मार्जिनल फार्मर्स, बिग फार्मर्स, प्लांटर्स, अलग अलग रीजन में अलग अलग ये वेरिएशन या डाइवर्सिटी पैदा हुई। उसके साथ क्लाइमेटिक कंडीशन में तो डाइवर्सिटी थी ही, राइट? अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के रेनफॉल, अलग तरीके की सॉइल, अलग तरीके का टेम्परेचर, वाटर लेवल, वाटर अवेलेबिलिटी। तो इस सारी डाइवर्सिटी के साथ अगर हमें हमारे एग्रीकल्चर को सुधारना है, उसे इम्प्रूवमेंट लानी है, तो वन साइज कैनॉट फिट ऑल। हमें इन सारी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे इम्प्रूवमेंट्स जो है वो अप्लाई करने पड़ेंगे। यानी जिस रीजन में जिस तरीके के एग्रो क्लाइमेटिक उसका स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, उस हिसाब से हमें वहां पे सुधार लाने पड़ेंगे। और इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग। एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग जो प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस किया है वो एक प्लानिंग का अप्रोच है। यानी इस अप्रोच से हम एग्रीकल्चर में सुधार ला सकते हैं। इस प्लानिंग में जनरली ये होता है कि हर एक रीजन को, यानी इंडिया के पहले सभी एग्रीकल्चर लैंड या पूरे इंडिया को अलग अलग क्लाइमेटोलॉजी या एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया जाता है। उस रीजन की कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके फार्मर्स की क्या कंडीशन है, उन सभी चीजों में ध्यान रखकर डिवीजन होता है। और फिर वहां पे फार्मर को उस रीजन में जो स्पेसिफिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वहां पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, क्रॉप में या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की डेवलपमेंट होती है। और उस हिसाब से मतलब जिस रीजन की जैसी रिक्वायरमेंट है उसी तरीके के वहां पे पॉलिसीज बनाई जाती है। तो इस तरीके के प्लानिंग को एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग कहते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएन उसने डेफिनेशन दी है एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग की। अ लैंड यूनिट डिलिनिएट इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट एंड ग्रोइंग पीरियड विच इज क्लाइमेटिकली सुटेबल फॉर सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स। यानी किसी ऐसे लैंड का डिमार्केशन हो जो उसके मेजर क्लाइमेट और उसके ग्रोइंग पीरियड को सूट करता हो और उसके हिसाब से वहां पे क्रॉप्स की वहां पे कल्टीवेशन हो, यानी उसके क्लाइमेट के हिसाब से वहां पे कल्टीवेशन हो। ऐसी प्लानिंग को एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग कहते हैं। इंडिया में जो एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग की गई उसके 4 पैरामीटर्स क्लाइमेटिक के तरीके से अगर टर्म्स ऑफ देखें तो इस तरीके के पैरामीटर्स डिसाइड किए गए। यानी सॉइल उसका एक पैरामीटर है, राइट? क्लाइमेटिक पैरामीटर, क्लाइमेट में रेनफॉल कितना है, टेम्परेचर कितना है, सॉइल में किस तरीके की सॉइल है, फर्टाइल है, उसका टेक्सचर कितना है, उसकी वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी कितनी है, पीएच वैल्यू कितनी है, वाटर अवेलेबल, सरफेस वाटर, रिवर्स, पॉन्ड्स की अवेलेबिलिटी क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल का सरफेस उसका लेवल क्या है, टेरेन स्लोप में रीजन है, वेस्टर्न घाट में रीजन में, हिली रीजन है, प्लेन रीजन है। तो इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स का डिवीजन हुआ।
प्लानिंग कमीशन ने इस तरह के 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स का डिमार्केशन किया है। वेस्टर्न हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस, लोअर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, अपर गंगा प्लेन, ट्रांस गंगा प्लेन और ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स 7। इसके बाद 8 सेंट्रल प्लेट्यू, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन प्लस हिल्स, ईस्टर्न कोस्ट एंड हिल्स और सेपरेटली गुजरात प्लेन। 4th थिंग इज वेस्टर्न ड्राई रीजन एंड आइलैंड्स, सारे जो हमारे लक्षद्वीप है एंड अंडमान निकोबार दोनों आइलैंड्स। तो इस तरह के प्लानिंग कमीशन ने 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स बनाए ताकि उन रीजन के स्पेसिफिक वहां पे एग्रीकल्चर की पॉलिसीज बनाई जाए, उन्हें उन स्पेसिफिक एंड उनकी डिमांड के अनुसार क्रॉप की वैरायटी डेवलप की जाए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए। तो हमारे इस एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग के पीछे 3 ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट के। फर्स्ट, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हमें अचीव करनी है, राइट, क्योंकि हर एक रीजन की अपनी अलग डिमांड है, अलग स्टेटस है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अगर हमें अचीव करनी है तो उनके रीजन के स्पेसिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम डेवलप करेंगे, राइट। टेक्नोलॉजी को रिसर्च करेंगे, जिस तरीके की वहां पे सिचुएशन है लैंड की, सॉइल की, वाटर की, उस हिसाब से वहां पे टेक्नोलॉजी और रिसर्च की जाएगी, राइट। एग्रीकल्चर टूल्स वहां पे बनाए जाएंगे। उसके साथ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जिस रीजन में जितने नेचुरल रिसोर्स है उसका ओवर यूसेज ना हो जाए, राइट। अगर वहां पे पहले से ड्राई रीजन है, राइट, तो उसका ज्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन ना हो जाए ग्राउंड वाटर का, यानी ग्राउंड वाटर एग्जॉस्ट ना हो जाए, ज्यादा ओवर इरिगेशन ना हो जाए। तो इस तरीके की हमारे नेचुरल जो रिसोर्स है उसका भी कंजर्वेशन हो, इस तरह की बातें ध्यान में रखी जाएगी। वाटर यूज की एफिशिएंसी, चॉइस ऑफ क्रॉप, ड्राई रीजन है तो लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स वहां पे उगाए जाएंगे, ज्यादा वेटर रीजन में वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाए जाएंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक बेनिफिट टू फार्मर। सबसे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यह कि हमारे फार्मर्स को इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, राइट। तो उसके लिए सिर्फ क्रॉप नहीं, लेकिन क्रॉप के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन दे, यानी सिर्फ व्हीट राइस है ग्रेन क्रॉप्स नहीं, लेकिन ऑयल सीड्स, कैश क्रॉप्स, राइट, पल्सेस, इन सभी उगाने के लिए हमें इंसेंटिव्स उनको दे। उसके साथ नॉन क्रॉप्स ऑप्शंस भी उनको प्रोवाइड करें, यानी क्रॉप्स के अलावा अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, जैसे कि पोल्ट्री, डेयरी डेवलपमेंट, पिसिकल्चर यानी एक्वाकल्चर, सेरीकल्चर यानी सिल्क प्रोडक्शन, राइट। इसके अलावा अगर किसी रीजन में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं तो उस जगह पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो उस तरीके की अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी उस रीजन को डिमांड को देख के, उसकी सिचुएशन देख के डेवलप करनी। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आर अंडर एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग। तो इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे जो इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसे कहते हैं नेशनल एग्रो रिसर्च प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट में उसके 4 ऑब्जेक्टिव्स है या 4 उसके फील्ड है। फर्स्ट, आईसीआर ये देखता है कि किसी भी रीजन का इकोलॉजिकल स्टेटस क्या है। अगर उसकी लैंड है तो फर्टाइल है, सॉइल सैलिनिटी की प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे सॉइल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ग्राउंड वाटर के क्या इश्यूज है, ये सारी इकोलॉजिकल इश्यू को वो रीजन बाय रीजन स्टडी करेगा। उसके बाद उस रीजन की सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ फार्मर चेक करेगा, यानी लैंडलेस फार्मर्स है, इंडेप्टेड फार्मर्स है, उनकी क्या इकोनॉमिकल स्टेटस है। तीसरी चीज देखेगा बॉटल नेक टू ग्रोथ, यानी अगर वहां पे ग्रोथ नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर में तो क्या रीजन है। नेचुरल रीजन की वजह से ग्रोथ नहीं हो रहा है या ह्यूमन इंड्यूस को रीजन है, पॉल्यूशन है, ग्राउंड वाटर लेवल में ज्यादा कमी है, तो इस तरीके की कौन से रीजन की वजह से ये ग्रोथ वहां पे रुका हुआ है। फोर्थ, क्रॉपिंग सिस्टम, यानी कि उस रीजन में किस तरीके की फार्मिंग होती है, वहां पे प्लांटेशन होता है, सब्सिडेंस फार्मिंग हो रही है, रेनफेड एग्रीकल्चर हो रहा है, इरिगेशन का लेवल क्या है। तो इस तरह की फार्मिंग टाइप्स भी आईसीआर स्टडी करेगा और इसे 4 फील्ड की हर एक रीजन में स्टडी करने के बाद उस रीजन की स्पेसिफिक पॉलिसीज तैयार की जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैंड इश्यूज, क्या क्या हमारे यहाँ हिस्ट्री में हमारे लैंड की क्या सिचुएशन थी, ब्रिटिश टाइम में क्या हुआ, और फिर हमने लैंड रिफॉर्म्स किए और क्या हुआ, और फिर एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई। ये सारे फैक्टर्स लैंड के अंडर में आते हैं।